हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो वुमेन प्लस लाइव। मैं हूं आपके साथ शिखा। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, और इसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना गुप्ता। अगर आपका कोई सवाल है जो कि ओवेरियन सिस्ट से जुड़ा हुआ है, साथ ही अगर वुमेन सेहत के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं 01147545447 और साथ ही 48 पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर साहब, बात करना चाहूँगी आपसे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। जैसा कि हम आजकल अपने आसपास भी देखते हैं कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। इनफैक्ट जो यंग गर्ल्स हैं उनमें भी काफ़ी कॉमन हो रही है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करें, व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम? ओवेरियन सिस्ट वैसे क्या होता है कि नॉर्मल जो पेशेंट को जो कहता है वो कहता है कि अंडेदानी या अंडकोश में एक रसौली है या गांठ है जी। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। इसमें कुछ सिस्ट जो ओवेरियन सिस्ट अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ पानी से भरी हुई होती हैं, किसी में ब्लड होता है, कोई अलग मटेरियल्स की होती हैं। तो उसी के डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की सिस्ट है जी। तो यंग गर्ल्स में आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसका मेन फैक्टर जो हम मानते हैं कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस, जी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो ओवेरियन सिस्ट की इसके इंसिडेंस को बढ़ाता है आजकल। जी। डॉक्टर साहब, फिलहाल एक कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो, मेरा नाम ममता अरोड़ा है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी। क्योंकि मेरे को एक ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियल सिस्ट है जी। अभी जैसे मैंने अभी पीछे CA1 लेवल अभी 2-3 दिन पहले कराया था, तो उसका मेरा वैल्यू आया 232। जी। और उससे जो पहले वाला रिकंसिडर आई हैड अ लेप्रोडाइट इंजेक्शंस आल्सो। जी। उसके मैंने वो इंजेक्शंस लिए हैं, तो उसके बाद ही ये प्रॉब्लम मेरे को एग्रेवेट हुआ है। पहले जो मैंने CA125 करवाया था वो 44 पे आया था। अभी आज अनदर टाइम, अभी मैं आज ब्लड देख के आई हूँ दोबारा कि फॉर रिकंफर्मेशन के लिए कि इट्स एन ओवेरियन कैंसर और नॉट। आप मेरे को प्लीज गाइड करेंगे इस बारे में? जी। एज बताएं अपनी। मेरी एज 36 है। जी। डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहती हैं? इनके CA125 के अलावा कोई अल्ट्रासाउंड या कोई और टेस्ट भी हुआ है क्या? MRI वगैरह हुई है? सिस्ट का साइज है 4.9। नहीं, अल्ट्रासाउंड में राइट ओवरी। अल्ट्रासाउंड में साइज है या MRI में डिटेक्ट हुआ नहीं, है? MRI अभी मैंने कराया नहीं है। अभी मैंने रिकम्पेरेंट के लिए CA125 ही करवाया है। जी। तो सबसे पहले मैं इनको ये कहूँगी कि पहले MRI कराएं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये सचमुच में एंडोमेट्रियल सिस्ट ही है या कोई और सिस्ट तो नहीं है जो ऐसे परसिस्ट कर रही है। जी। तो अगर ये MRI कराएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप की सिस्ट है। तो सबसे पहले इनको MRI कराना चाहिए। CA125 लेवल्स डेफिनेटली एंडोमेट्रियल सिस्ट में भी इंक्रीज होते हैं और कार्सिनोमाज में भी इंक्रीज होते हैं। जी। तो इसलिए MRI सबसे ज़्यादा जरूरी है करवाना। डॉक्टर साहब, जैसे इनको डाउट है क्या ये ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई टेस्ट रेकमेंड करना चाहेंगे? नहीं, यही है जैसे CA125 से थोड़ा इंडिकेटिव होता है। बाकी कुछ फीचर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड या MRI में बताते हैं कि ये सिस्ट कैंसर या कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है। नॉर्मली MRI में क्या होता है, जो थिक वॉल सिस्ट होते हैं, मल्टीलोकुलेटेड, जिससे जैसे बहुत सारी छोटी छोटी गांठें हैं, अलग अलग मटेरियल, अगर उसमें 50% से ज़्यादा पाया जाता है तो उनको हम कहते हैं कि ये शक है कि हो सकता है कैंसर हो। जी। तो इसलिए MRI कराना बहुत ज़रूरी है इनको करवाना। जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर सरिता बिहार दिल्ली से। हेलो। 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 जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं ममता जी? मैम, मैं सरिता बिहार से बोल रही हूँ। जी। मेरे को काफी टाइम पहले ओवरी में सिस्ट थी और फाइब्रॉइड भी था यूट्रस में। जी। वो एक थोड़े टाइम के बाद ट्रीटमेंट वगैरह लिया तो वो खत्म हो गया था। जी। फिर उसके बाद में मेरे को एक बच्चा भी हुआ, बेटा हुआ मेरा। तो लेकिन अभी थोड़े टाइम से, साल भर से करीब, मेरी चिन के ऊपर काफी बाल और इसके आसपास ही दाने से हो जाते हैं बार बार। और बाल भी मतलब पहले एक था, फिर 2 हो गए, बढ़ना शुरू हो गए। मैंने थायराइड कराया, वो तो नॉर्मल आया है। और क्या रीजन हो सकते हैं कि और इसके? जी। एज बताएं आप अपनी। मेरी 42। जी। जैसा इन्होंने बताया कि इनको पहले ओवेरियन सिस्ट था, अब हो सकता है कि एक जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कि ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं जो हार्मोन्स में इम्बैलेंस करती हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो सकता है और पिंपल्स या ये प्रॉब्लम भी होती है। तो इनको अल्ट्रासाउंड एक रिपीट कराना चाहिए और उसके बाद हार्मोन लेवल्स भी करवाने पड़ेंगे जो इससे रिलेटेड होते हैं, देखने के लिए कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, DHEAS जो लेवल्स होते हैं वो रेस तो नहीं है जी हेयर ग्रोथ के लिए। जी।
डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पर बात आई है कि हेयर ग्रोथ इनको हो रहे हैं, क्या इसमें सिम्टम्स किस तरह के ऐसे पाए जाते हैं जो प्रेजेंट करते हैं ओवेरियन सिस्ट को? हेयर ग्रोथ जो होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज उसको बोलते हैं, उसमें ही पाई जाती है नॉर्मली। ये यंग गर्ल्स में बहुत ही कॉमन है और आजकल मतलब ऑलमोस्ट एवरी मतलब आप कहोगे कि 10 में से 4 या 5 लड़कियों को ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में है या ज़्यादा में है। किसी में हार्मोन लेवल्स ज़्यादा होते हैं, इसमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जो हार्मोन्स LH जिसको कहते हैं उसको इंक्रीज़ करती है। उसकी वजह से ही टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ होते हैं, फेस पे पिंपल्स पाए जाते हैं, मेंसेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो थोड़ा इरेगुलर प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, वेट गेन भी इस वजह से होता है जी। तो लॉन्ग टर्म में इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की। तो अगर ये कंडीशन है तो इनको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब क्या यंग गर्ल्स में और जो मिडिल एज की या ओल्ड एज की फीमेल्स हैं इनमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं? नॉर्मली यंग गर्ल्स में फंक्शनल सिस्ट या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ ही होता है। कुछ एक टाइप्स के जैसे डर्माट सिस्ट भी पाया जाता है यंग गर्ल्स में जी। तो उनमें नॉर्मली इरेगुलर मेंसेस होना, हेयर ग्रोथ होना, वेट गेन होना, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादा पाई जाती हैं। मिडिल एज में जो होती हैं वो उनकी सिस्ट जैसे एंडोमेट्रियल सिस्ट यंग में भी पाई जाती है, मिडिल में भी पाई जाती हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं तो उनमें ये ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम उस लेट मिडिल में जाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स जैसे बिनाइन जो कैंसर में हो कन्वर्ट हो सकती हैं वो सिस्ट ज़्यादा पाई जाती हैं जी। तो एज पे काफ़ी डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिस्ट है। अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल यानी जिसके मेंसेस बंद हो गए हों उसके बाद अगर ओवेरियन सिस्ट होती है या अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होती है तो उसको डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी होता है जी। दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ज्योत्सना से ओवेरियन सिस्ट के बारे में। अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही वुमन सेहत से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है 01147545447 और साथ ही 48। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने सिम्टम्स हमें एकदम क्लैरिफाई करे कि यंग एज में कैसे होते हैं, मिडिल में कैसे रिप्रेजेंट करता है और साथ ही जो ओल्ड एज है उसमें किस तरह के सिम्टम्स को प्रेजेंट करता है। कॉज में आपने सिर्फ 2 बातों का जिक्र किया कि स्ट्रेस ज़्यादा है या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब रहेगा ही लाइफस्टाइल में, तो क्या हम कर सकते हैं इसको दूर करने के लिए? नहीं, मेनली तो इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस होती है, लाइफस्टाइल जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, थोड़ा सा एक्सरसाइज और रिलेटेड जैसे जो भी सिम्टम्स अगर जितनी जल्दी आता है जैसे हिस्ट्री ऑफ वेट गेन हो तो उसको जितनी जल्दी डिटेक्शन होगी ओवेरियन सिस्ट की उतनी ही जल्दी उसकी प्रॉब्लम को आप ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। ऐसे ही कुछ सिस्ट होती हैं जो पेन नहीं करती हैं, जो बहुत कॉमन जिसको हम फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं, वो अपने आप रिग्रेस हो जाती हैं विद इन 3 मंथ्स। तो वो नॉर्मली 5 सेंटीमीटर से नीचे होती हैं तो उनकी ट्रीटमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन 3 मंथ्स के लिए हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। वो भी मेन उसका पर्पस यही होता है कि ओवरीज और एग ना बनाए, थोड़ा शांत रहें, तो वो सिस्ट जो है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी, उसमें इतनी टेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने एज की बात करी है, पर्टिकुलर किस एज के बाद ये प्रॉब्लम देखी जा रही है? ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन है, हर एज ग्रुप में ये देखी जाती है। सबसे मतलब नॉर्मल सिस्ट की कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो यंग गर्ल्स में PCOD होती है उस आगे चल के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है उससे रिलेटेड। ऐसे ही जैसे एंडोमेट्रियोमास या एंडोमेट्रियल ओवेरियन सिस्ट है उससे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिप्रोडक्टिव एज में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। अगर लेट में जाएंगे तो कुछ सिस्ट होती हैं जिसको देखना पड़ता है, अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, परसिस्ट कर रही हो काफ़ी देर तक और CA-125 लेवल्स जो हैं वो रेज्ड हो रहे हों तो उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत है जी। तो हम बोल सकते हैं कि ओवेरियन सिस्ट के केस में उसका साइज़ भी मैटर करता है, साथ ही एज भी मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल जो डॉक्टर साहब फिलहाल एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ। हेलो उषा जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? मैं मैम ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपनी सेफ्टी के लिए फैमिली यूज करती हूँ 7 ईयर से जी, तो मुझे आगे मतलब मेरे को इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? जी नहीं, फैमिलियन अगर ये यूज़ कर रही हैं OC कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो उसका कोई मेजर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया जाता है, बल्कि ये कहते हैं कि जिसमें जो OC पिल्स यूज़ करते हैं उसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास जो यूट्रस का कार्सिनोमा होता है या ये सब कम पाया जाता है जी। तो
उससे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस कि ये रेगुलर अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट से इन टच में रहें। जैसे अगर इनको कोई ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जो हम शुरू करते हैं ओसी पिल्स तब भी करते हैं। हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं, शुगर की प्रॉब्लम नहीं, कोई वीनस थ्रोम्बोसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या लीवर की। ये मेन चीज़ें हैं। अगर ये दिक्कत नहीं है इनको तो ये कंटिन्यू कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर बॉम्बे से हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, बताएं आराध्या जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ मुझे है ना, जैसा कि पीरियड खत्म होता है। जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। हाँ, जैसा कि मेरा पीरियड होता है 2 या 3 दिन तक रहता है जी। इसके बाद क्या होता है, जैसा कि वो लोकल एरिया में इचिंग और ऐसा कुछ रिलीज होता है, नहीं रिलीज नहीं, ब्लड रिलीज नहीं होता है, बट ऐसा धागा के जैसा वो रिलीज होता है। जी, एज कितनी है आपकी? और इचिंग बहुत ज्यादा, जो कि इरिटेट करता है मुझे बहुत, तो वो कम से कम 10-15 दिन तक वो कंटिन्यू रहता है। जी, तो उससे वो क्यों होता है और उसके लिए मैं क्या करूँ? एज कितनी है आपकी आराध्या जी? एज बताएं आप अपनी। हाँ, मेरा एज है 35। जी जी, जैसे इन्होंने कहा कि इनको इचिंग की दिक्कत होती है, तो इनको सबसे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना लोकल चेकअप करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि नॉर्मली ये चीज़ फंगल इन्फेक्शन में कॉमन पाई जाती है। तो ये चेकअप कराएं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जो मेंसेस बंद होने के बाद, क्योंकि इरिटेशन वगैरह होती है, रगड़ लगती है, पैड्स यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ये कॉमन है। तो सबसे पहले इनको चेकअप कराना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि आपने हमें सिम्टम्स भी बताए हैं, कॉज भी बताए हैं, साथ ये भी बताया कि एज और साइज़ इसमें मैटर करता है, ओवेरियन सिस्ट अगर किसी भी फीमेल को तो है। अगला सवाल यहाँ पर कि जो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है वो किस बेस पर डिसाइड करते हैं आप? वो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत, जैसे पेशेंट की एज क्या है, उसकी रिप्रोडक्टिव मतलब उसने फैमिली कंप्लीट कर ली है या नहीं करी है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, इनफर्टिलिटी तो नहीं है पेशेंट को, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। अगर सिंपल सिस्ट है, लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो 3 मंथ्स के लिए हम उनको पिल्स वगैरह देते हैं, वो तो उससे रिग्रेस हो जाता है, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियल सिस्ट है तो नॉर्मली वो ट्रीटमेंट से जाती नहीं है, उसके लिए या तो इनको हार्मोन्स के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं या कई बार अगर बड़ी हो तो लैप्रोस्कोपिकली रिमूव भी करवाना पड़ता है। ऐसी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है, जो यंग गर्ल्स में कॉमन है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। जैसे अगर उनको मेंसेस इरेगुलर हो रहे हों तो उनको ओसी पिल्स वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। जो नॉर्मल ओसी पिल्स होती हैं वो हम पीसीओडी में नहीं देते, कुछ स्पेसिफिक पिल्स होती हैं जो हेयर ग्रोथ और पिंपल्स वगैरह में भी हेल्प करती हैं, तो वो दी जाती हैं इनको। जी, तो अलग अलग स्टेज और अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो मोड ऑफ हमारा ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। डॉक्टर साहब, आगे भी जानकारी लूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। वुमेन प्लस लाइव में छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो देखते रहिए वुमेन प्लस लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का वुमेन प्लस लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपनी वुमेन सेहत से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 01147545447 और साथ ही 48। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो 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 जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम जया माथुर है जी। दिल्ली से बोल रही हूँ जी। एक्चुअली मेरी शादी को 3 साल हुए हैं जी। और मैं काफी टाइम से कंसीव करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, और फाइनली मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने मेरा एक टेस्ट कराया HSG जी। तो उसमें मेरी बेंडलिन ट्यूब जो है ब्लॉकेज आई है, तो क्या इन ब्लॉकेज का कारण कोई सिस्ट हो सकती है? जी। एग्जैक्टली कहाँ पे ब्लॉकेज है? जी, जो इनकी ट्यूब्स हैं डॉक्टर साहब उसमें ब्लॉकेज बताई है। नहीं, ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो HSG में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। उसके लिए इनको
प्रॉपर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए, जिसमें ये कंफर्म होगा कि हाँ सच में इनकी ट्यूब्स ब्लॉक है, क्योंकि कई बार एचएसडी के दौरान स्पाज्म हो जाता है पेन की वजह से या किसी वजह से, तो ट्यूब्स में कई बार डाई नहीं जाती है। तो इनको एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करानी चाहिए, उसमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ट्यूब्स नॉर्मल हैं और उनके बाहर से कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या सिस्ट की पोजीशन ट्यूब्स में हो सकती है? नहीं, जो सिस्ट की पोजीशन ट्यूब में नहीं, हम कहते हैं उनको पैरा ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। नॉर्मली वो ऐसे सिम्टम्स या ट्यूब्स ब्लॉक वगैरह नहीं करती हैं, लेकिन अगर साथ में एंडोमेट्रियोसिस हो, उसकी वजह से एडिशंस बनते हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूब्स में थोड़ी एनाटॉमी गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर दिल्ली से। हेलो। हेलो, बताएं अनु जी, क्या जानना चाहती हैं? मैम मुझे थायराइड है और अभी मेरे डॉक्टर ने मुझे एक शुगर टेस्ट करवाया था, जिसमें उन्होंने मुझे 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया था जी। तो उसमें जो मेरा फास्टिंग आया हुआ है 18.5 और बीपी है 48.9। तो मैम ये शुगर तो नहीं है मुझे? जी नहीं, इनका जो ये लेवल्स लगभग नॉर्मल के रेंज में ही है। ठीक है, इनका शुगर का टेस्ट क्यों करवाया था बेसिकली? जी डॉक्टर। हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब। तो नॉर्मली शुगर और थायराइड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो थायराइड इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम, शुगर इज़ अ डिफरेंट। तो किस रीज़न से उन्होंने शुगर कराया? नॉर्मली ये लेवल्स जो हैं विद इन रेंज है, तो इनको एक मिलना चाहिए जाके फिजिशियन के कि क्या किस वजह से उन्होंने क्या सोच के शुगर का टेस्ट करवाया है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर दिल्ली से। हेलो। हेलो, बताएं गीतिका जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ एक्चुअली मेरा ना रात को जब मैं सोती हूँ तो अचानक सोते सोते मेरा पैर का नीचे काफी अजीब सा इरिटेशन होता है और मेरी नींद खुल जाती है और गर्मी सी फील होती है। उसके बाद आफ्टर 2-3 मिनट्स वो फिर ठीक हो जाती है। तो ऐसे रात को 2-3 बार होती है, जिससे मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जी, एज बताएं आप अपनी। 50 इयर्स जी। और यूटेरस रिमूव हो चुका है। जी नहीं, जैसे इन्होंने बोला कि इनके पैरों में ये दिक्कत होती है, तो इनको एक प्रॉपर मतलब फिजिशियन के पास जाके चेक कराना चाहिए कि सेंसेशंस वगैरह या कोई वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम तो नहीं है इनको। रात को कोई स्वेलिंग वगैरह या उसकी वजह से, और कैल्शियम लेवल्स कम तो नहीं हो रहे हैं इनके, तो हो सकता है उस वजह से ही इनको ये प्रॉब्लम होती हो। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मुंबई से। हेलो। हेलो, बताएं उर्मिला जी, क्या जानना चाहती हैं? या गुड आफ्टरनून डॉक्टर। या बोलिए। मुझे ये पूछना था कि लेडीज लोग आखा दिन मतलब इतना काम करती है, सबके बारे में ध्यान रखती है, लेकिन खुद के बारे में कभी ध्यान रखती नहीं है। मैं हेल्थ के बारे में सोचती हूँ, किसी के बारे में। मेरा एज है अभी 34, मेरा सीजर हो गया, मेरी बेटी है, शी इज 13 इयर्स। मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया आफ्टर सीजर के बाद में, तो मैंने अभी वॉक चालू किया है और मेरा डाइट भी चालू है न्यूट्रिशनिस्ट के पास से। तो मुझे ये जानना था कि 1 मंथ में कितना वेट लूज होना चाहिए करके। जी नहीं, जैसे इन्होंने वो इनके वेट पे डिपेंड करेगा। मैसिव वेट लॉस हम एकदम से एडवाइस नहीं करते हैं। तो इनका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो एक ट्रेनर के अंडर ही इनको रह के वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये अगर ज़्यादा वॉक या जॉगिंग करेंगी तो इनकी नीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी तो इसलिए इनको किसी भी ट्रेनिंग या कोई फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके ही वेट रिडक्शन प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। 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 हेलो जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ वासंती। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है। जी। हाँ, जो बढ़ती जा रही है, लगभग 7 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए क्या इलाज है? जी, उनको फाइब्रॉइड की वजह से कोई प्रॉब्लम है? आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है फाइब्रॉइड की वजह से? बसंती जी, आप सुन पा रही हैं हमें? टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर लीजिए। की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, और एज कितनी है आपकी? हाँ, सुन पा रही हूँ, लेकिन मुझे फाइब्रॉइड बढ़ती जा रही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एज कितनी है आपकी?
जी डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम कोई नहीं है और 7 सेंटीमीटर का साइज हो चुका है, क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर फाइब्रॉइड का ये जो साइज़ है धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इट्स प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब तक इनको सिम्टम्स नहीं होते या कोई हैवीनेस या कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं कि 14, मेनली हम जो है वीक्स पे यूट्रस के साइज़, ओवरऑल साइज़ को मैटर करते हैं। अगर वो है ज़्यादा और कोई प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है इनको, तो जरूर रिमूव कराना चाहिए। अगर ग्रोथ इनको लग रही है कि फाइब्रॉइड की बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गई है तो डेफिनेटली इनको टेस्ट करवाना चाहिए, या तो अगर ये रिमूव करवाना चाहें तो रिमूव करवा सकती हैं, या एक MRI करवा के चेक करवा सकती हैं कि फाइब्रॉइड में कोई और कार्सिनोमेटस जो चेंजेस तो नहीं हो रही हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो, बताएं रिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं? हाँ नमस्ते डॉक्टर। मेरी उम्र 35 ईयर्स है जी और मैं कंसीव करने के लिए मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जी तो सारे रिपोर्ट्स तो मेरे नॉर्मल है, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे पीरियड के 10 दिन या 12 दिन के बाद मेरे राइट और लेफ्ट में, ज्यादातर लेफ्ट साइड में जी हल्का सा पेन होता है, दर्द होता है। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि जब एक बनते हैं तो दर्द होता है, लेकिन ये सेम दर्द पीरियड से 1 या 2 दिन पहले, ये 1 दिन पहले सेम दर्द ऐसा ही मुझे होता है। इसकी वजह से मैं समझ जाती हूँ कि आज मुझे पीरियड्स होगा या कल होगा, और ठीक ऐसा ही होता है। तो मतलब ये क्या है, मैं नहीं समझ पाती हूँ, प्लीज मुझे बताएं। जी जो उन्होंने कहा कि पीरियड्स आने के 10 या 12वें दिन जो दर्द होता है, नॉर्मली वो ओवुलेशन, जिसमें हम कहते हैं कि एग जो है वो बन के रप्चर हो रहा है, उसका पेन होता है। वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है और किसी किसी को काफ़ी सीवियर होता है। ठीक है, जो पीरियड से आने से पहले का पेन है वो हो सकता है कि क्योंकि पीरियड्स आने से पहले कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो पेन कॉज करते हैं। कई बार उसकी वजह से पेरिटोनियल इरिटेशन वगैरह होती है, उस वजह से हो सकता है इनको पेन हो रहा हो। जी, तो इस पेन के लिए डॉक्टर साहब किसी तरह का कोई मेडिकेशन? नहीं, अगर इनको ज़्यादा पेन होता है तो कोई भी नॉर्मल एंटीस्पाज्मोडिक ले सकती हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ओवुलेशन वाले पेन के लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ओवुलेशन की वजह से हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो। हाँ जी। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने ना 1 साल पहले कॉपर टिक लगवाई थी। जी। जब से मैंने कॉपर टिक लगवाई है ना, तब से मेरा कम से कम 10 किलो वेट बढ़ गया है। जी। और मेरे को थायराइड है, लेकिन थायराइड मेरा बढ़ा हुआ नहीं आता। जी। थायराइड की गोली भी खाती हूँ मैं, 75 mm की टैबलेट लेती हूँ रोज सुबह, mg की। और मेरे को ना यहाँ नीचे ना कभी कभी एकदम दर्द होता है, और मेरे ना मतलब पानी भी जाता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, नॉर्मली वेट गेन कॉपर टी की वजह से नहीं होता है। ठीक है, जो इनको पेन हो रहा है या जो पानी जा रहा है वो हो सकता है नीचे इन्फेक्शन हो रहा हो, वेजाइनल इन्फेक्शन। तो इनको जाके एक बार चेक करवाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से। एक तो कॉपर टी भी चेक हो जाएगी और इन्फेक्शन के लिए भी चेक हो जाएगा। थायराइड नॉर्मल है इनका, लेकिन वेट गेन हो रहा है तो इनको अपनी थोड़ी डाइट मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि कॉपर टी की वजह से वेट गेन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ओवेरियन सिस्ट की हम बात कर रहे थे, क्या ओवेरियन सिस्ट ओवेरियन कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है? कुछ सिस्ट होती हैं जिनके चांसेस ओवेरियन कैंसर में कन्वर्ट होने के ज़्यादा हैं। जो सबसे कॉमन जो लेट मिडल एज में पाई जाती है, दैट इज़ म्यूसिनस सिस्ट बोलते हैं उसको। उसके काफ़ी चांसेस होते हैं। और सीरस सिस्ट होती है, ये मल्टीलोकुलेटेड होती है, म्यूकस से भरी हुई, दो बाइलैटरल होती है। काफ़ी केसेस में 10% केसेस में बाइलैटरल होती है, और 10% केसेस में ही ये कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार MRI में ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि ये सिस्ट कैंसरस है या बिनाइन है, जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को सर्जरी के दौरान, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है जी, तो सर्जरी के लिए जब रखते हैं तो उस टाइम पे कुछ देखा जाता है कि सिस्ट देखने में कैसी है या क्या है। उस टाइम पे उस सिस्ट को फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजा जाता है, ताकि अगर वो कैंसरस है तो आगे एक्सटेंसिव सर्जरी की जा सके सेम सिटिंग में। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर गाजियाबाद से। हेलो। हेलो, बताएं पूजा जी, क्या जानना चाहती हैं? मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी मैं फेमिनिन टैबलेट ले रही हूँ, जिसको फर्स्ट टाइम तो मैंने ले लिया, सेकंड टाइम वो मुझे कब स्टार्ट करनी है ये पूछना था। और कॉपर टी अगर लगवाएं तो मतलब कितने टाइम के लिए मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, उसका क्या सिस्टम है कॉपर टी लगवाने का, और सेफ क्या है, ज्यादा फेमिलियन सेफ है या कॉपर टी सेफ है? जी, अगर ये फेमिलोन ले रही हैं तो अगर फर्स्ट साइकिल में होता है कि सेकंड डे शुरू करना होता है, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में
1 वीक का गैप होता है, 3 वीक्स लेनी होती है, 1 वीक गैप देना होता है जी। ऐसे ही साइकिल्स आगे चलते हैं। कॉपर टी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वन टाइम 5 ईयर्स 6 या 7 ईयर्स 10 ईयर्स जितने ईयर्स की ये चाहें लगवा सकती हैं। कॉपर टी का नॉर्मली मेंसेस जब आते हैं तो उसके जब साफ़ होने लगते हैं, ओनली स्पॉटिंग हो या 5th 6th डे उस टाइम पे लगती है। उसके लिए किसी चीज़ के रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ओपीडी प्रोसीजर है, 5 to 10 मिनट्स ही लगते हैं सिर्फ कॉपर टी लगाने में ओवरऑल। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे सभी कॉलर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, आज हमने बातचीत करी डॉक्टर ज्योत्सना से, जिन्होंने बताया हमें ओवेरियन सिस्ट के बारे में और साथ ही आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।